हेलो फ्रेंड्स, तो आज के चौथे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टेटमेंट ऑफ ओसीआई, स्टेटमेंट ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। हम ऑलरेडी बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट डिस्कस कर चुके हैं। आज हम समझते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम होता क्या है। तो ये एक चीज़ ध्यान रखो कि स्टेटमेंट ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ASC 220 के तहत आता है और इसको याद करने की ज़रूरत नहीं, बट ये रेफरेंस पर्पस के लिए दिया हुआ है। अच्छा, हुआ क्या कि एक होता है कंपनी या बिजनेस में मालिक होता है, तो मालिक को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विटी होल्डर्स या शेयर होल्डर्स। अब जो साल के अंत में कंपनी प्रॉफिट कमाती है, जो भी पैसा कमाती है, वो किसका होता है? वो इक्विटी होल्डर्स का होता है, वो शेयर होल्डर्स का होता है। अच्छा, बिजनेस में एक चीज होती है स्टेटमेंट ऑफ शेयर होल्डर्स इक्विटी। एक स्टेटमेंट होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हम ये रिकॉर्ड करते हैं कि जो ओनर्स हैं उनका पैसा कितना है। तो हर साल के एंड में जो प्रॉफिट होता है ना, प्रॉफिट को स्टेटमेंट ऑफ शेयर होल्डर्स इक्विटी में डाल दिया जाता है। तो एक बार हुआ ये कि जो ओनर्स का पैसा था स्टेटमेंट ऑफ शेयर होल्डर्स इक्विटी पे ना, वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया प्रॉफिट के कंपैरिजन में। मतलब प्रॉफिट अगर $100 था, तो हमने देखा कि स्टेटमेंट ऑफ शेयर होल्डर्स इक्विटी में 200 का प्रॉफिट 200 से ज्यादा बढ़ गया है, 200 अमाउंट से बढ़ा है। तो ये कैसे हुआ? ये हुआ उन चीज़ों की वजह से क्योंकि काफ़ी सारे गेन्स और लॉसेस ऐसे होते हैं जो इनकम स्टेटमेंट में नहीं जाते, जो कि रिपोर्ट किए जाते हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में, जो कि डायरेक्टली इक्विटी, डायरेक्टली ओनर्स का पैसा होता है, ओनर्स के पैसे में दिखाया जाता है। तो वहीं से आता है स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। बिकॉज नॉट ऑल गेन्स एंड लॉसेस गो टू द इनकम स्टेटमेंट, सम गो डायरेक्टली टू द इक्विटी. So that's why we need statement of comprehensive income. Now, why this concept exists? US GAAP is based on comprehensive income, not just net income. US GAAP किस पे based है? comprehensive income पे, ना कि सिर्फ net income पे। तो comprehensive income में क्या क्या होता है अभी हम आगे समझेंगे। अच्छा, क्यों हम लोग ये पढ़ रहे हैं कॉन्सेप्ट? जिससे कि हमें ये पता चले कि इक्विटी में चेंजेस क्या क्या हैं, जो ओनर का पैसा है उसमें क्या क्या चेंजेस है, एक्सेप्ट मतलब किसके अलावा ओनर के पैसा में, ओनर का जो ऑलरेडी कैपिटल है उसमें जो ओनर अपना एडिशनल पैसा डाला और उसने उसमें से जो निकाला, उसके अलावा जिन चीज़ों की वजह से ओनर के कैपिटल में इम्पैक्ट होता है, जो भी बढ़ोतरी या और कमी होती है, वो हम कैसे समझते हैं? विद द हेल्प ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिव इनकम. नाउ it helps users understand the total performance and not just the operational profit. मतलब कि जो डे टू डे ऑपरेशंस के अलावा प्रॉफिट होता है वो हमें कहाँ रिपोर्ट करना पड़ता है? कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में। और इसको OCI आइटम भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? हिडन गेन्स और लॉसेस। अच्छा, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम क्या है? चेंज इन इक्विटी फ्रॉम नॉन ओनर ट्रांजैक्शंस. ओनर के ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं? ओनर के ट्रांजैक्शंस ये तो होते हैं ओनर कॉन्ट्रीब्यूशंस एंड ओनर डिस्ट्रीब्यूशंस। ओनर ने जो पैसा और बिजनेस में डाला या उसमें से जो निकाला, तो ये हो गए ओनर के ट्रांजैक्शंस। बट जब ओनर का पैसे में जो मालिक का पैसा होता है वो कम हो रहा है या बढ़ रहा है बिना किसी उसकी गतिविधि के, बिना ओनर के कुछ किए करने की वजह से, तो वो हम कहाँ रिपोर्ट करते हैं? स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम. अच्छा, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? इसमें इंक्लूड होता है नेट इनकम, इसमें इंक्लूड होता है OCI, और इसमें क्या क्या आता है? पहली बात तो इसमें नेट इनकम और OCI, ये दो चीज़ आती है। ये दो चीज़ आप याद रखे रखो कि कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इज इक्वल्स टू नेट इनकम प्लस OCI. नेट इनकम क्या है? इनकम स्टेटमेंट में जो एंड में आता है रेवेन्यूज और में से सारे एक्सपेंसेस निकाल दो तो वो बचता है नेट इनकम. OCI क्या होता है वो अभी हम आगे जाके इस चैप्टर में समझेंगे. और गेन्स एंड लॉसेज दैट बाईपास द इनकम स्टेटमेंट गो डायरेक्टली टू द इक्विटी. मतलब वो फायदे और नुकसान जो एक बिजनेस को हुए, जो कि हम लोग इनकम स्टेटमेंट पर नहीं रिकॉर्ड करते, वो डायरेक्टली हमारे इक्विटी को, ओनर के पैसे को इम्पैक्ट करता है, वो आता है अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में. अच्छा, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम क्या होता है? कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इज इक्वल्स टू नेट इनकम प्लस OCI. और OCI क्या होता है? चेंज इन अक्यूमुलेटेड OCI ड्यूरिंग द पीरियड. तो ये हो गया. और उसके अलावा एक कॉन्सेप्ट ये समझते हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इंक्लूड ऑल चेंजेस इन इक्विटी एक्सेप्ट ओनर इन्वेस्टमेंट्स एंड डिविडेंड्स. तो इसमें क्या क्या होता है? कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में सारे इक्विटी में जो भी चेंजेस हुए, किसके अलावा? ओनर का इन्वेस्टमेंट और ओनर को जो डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि जो डिविडेंड्स दिया जाता है, ओनर जो अपना पैसा
इक्विटी होल्डर, शेयर होल्डर सब एक ही टर्म है। ये जो भी पैसा एक बिजनेस में डाले रहते हैं, जब उनको उस पैसे का पे रिटर्न दिया जाता है तो उसको डिविडेंड्स कहते हैं। तो ओनर के इन्वेस्टमेंट से और डिविडेंड्स के अलावा जो भी पैसा आया गया वो हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में। अच्छा, नेट इनकम इज अ पार्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, OCI इज अ पार्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। क्यों? कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इज इक्वल्स टू नेट इनकम प्लस OCI, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ओके, नाउ AOCI क्या होता है? अक्यूमुलेटेड OCI, मतलब पिछले काफ़ी साल से, अक्यूमुलेट यानी कि इकट्ठा हो रही है, जो भी हमारी इकट्ठा हो रही है, कलेक्ट हो रही है, एकत्रित हो रही है कॉम्प्रिहेंसिव इनकम पिछले काफ़ी सालों से, उसको हम टर्म करते हैं एज एन अक्यूमुलेटेड OCI। और ये क्या है? ये एक बैलेंस शीट अकाउंट है अंडर द इक्विटी सेक्शन। और ये क्या है? ये एक परमानेंट अकाउंट है जो कि कभी नहीं बंद होता है और हमेशा इसमें पैसा इकट्ठा होते जाता है। जैसे जैसे अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आएगी वो हम AOCI, अक्यूमुलेटेड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम नाम का अकाउंट, जो इक्विटी सेक्शन के अंडर होता है बैलेंस शीट में, और एक ही तरह क्या है? परमानेंट अकाउंट है। तो परमानेंट अकाउंट यानी कि कभी नहीं बंद होगा, वहां पर रिपोर्ट करते हैं। नाउ OCI क्या है? अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम चेंज इन AOCI ड्यूरिंग द पीरियड एंड इट इज़ अ फ्लो कॉन्सेप्ट। OCI क्या है? कि OCI है जो कि हमारे अक्यूमुलेटेड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में चेंजेस होता है। मान लो पिछले साल मेरा अक्यूमुलेटेड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम था 150, इस साल हमारा अक्यूमुलेटेड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम हो गया 200, तो 200 माइनस 150, जो 50 बचा वो 50 क्या हुआ? OCI, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। और ये क्या है? ये एक फ्लो कॉन्सेप्ट है, मतलब कि ये हमेशा हर साल मतलब ये एक पॉइंट इन टाइप का नहीं होता, ये एक ड्यूरिंग द पीरियड का होता है। यानी जो कॉम्प्रिहेंसिव इनकम हम एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में, एक साल के दौरान हम कमाते हैं, वो कहाँ रिकॉर्ड होता है? वो रिकॉर्ड होता है हमारे OCI में, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में। और फिर से यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का फॉर्मूला दिया है विच इज इक्वल्स टू नेट इनकम प्लस OCI। नाउ एक इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें एग्जाम के लिए याद रखना। ये बात ध्यान रखो कि कोई भी चीज़ जब बैलेंस शीट में असेट साइड में रिपोर्ट हो रही है तो भी क्या होता है? बैलेंस शीट में दो साइड होता है, एक असेट साइड होता है, एक लाइबिलिटी और इक्विटी साइड होता है। तो असेट साइड में जब भी हमें कोई भी चीज़ बढ़ानी है तो हम उसको डेबिट करते हैं, बढ़ाया डेबिट किया, घटाया क्रेडिट किया। वहीं लाइबिलिटी और इक्विटी साइड में किसी भी चीज़ को बढ़ाना है तो हम क्रेडिट करते हैं, किसी भी चीज़ को घटाना है तो हम डेबिट करते हैं, ऐसे याद रखो। तो हमारा जो अक्यूमुलेटेड OCI है वो हम कहाँ रिपोर्ट करते हैं? ऑन द इक्विटी सेक्शन, इस साइड। तो हमें अगर इंक्रीज करना होगा उसको तो हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, और अगर हमें उसे डिक्रीज करना होगा तो हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। नाउ अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्या, कि कैसे हम लोग इस स्टेटमेंट को प्रेजेंट करते हैं। तो पहली बात तो एक चीज़ कर सकते हैं कि एक कंबाइंड स्टेटमेंट कर सकते हैं, मतलब कि इनकम स्टेटमेंट में ही नीचे स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को हम शो कर सकते हैं, जिसमें कि OCI सेक्शन अपीयर्स below the net income, both sections appear in one document। ये हो गया। ऑप्शन 2 क्या हो गया? 2 सेपरेट स्टेटमेंट्स। तो स्टेटमेंट 1 क्या होता है? स्टेटमेंट 1 इनकम स्टेटमेंट एंड एंड्स एट नेट इनकम। स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम स्टार्ट्स विद नेट इनकम। मतलब एक हो गया इनकम स्टेटमेंट ऊपर हो गया, उसी में नीचे स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आ गया। एक क्या होता है? 2 स्टेटमेंट्स होते हैं। पहला हो गया इनकम स्टेटमेंट जिसमें लास्ट में नेट इनकम है, इस लास्ट के नेट इनकम को उठा के स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में डाल देते हैं और उससे स्टार्ट होता है हमारा स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, जिसमें हम फिर ऐड करते हैं OCI को अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम पे। तो द सेकेंड स्टेटमेंट मस्ट स्टार्ट विद नेट इनकम। तो सेकेंड स्टेटमेंट क्या होता है? ये किससे स्टार्ट होता है? नेट इनकम से स्टार्ट होता है। और यहाँ पे हमें एक उसका फॉर्मेट भी दिया हुआ है कि पहली तो एक क्या है? सिंगल कंटिन्यूअस स्टेटमेंट, ऊपर क्या दिया हुआ है? नेट इनकम निकाल दिया है, फिर नेट इनकम के बाद ही नंबर 2 डाल के हमारा स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम दिखा दिया गया है। वहीं दूसरा क्या है? 2 सेपरेट स्टेटमेंट्स है। स्टेटमेंट 1 हमारा क्या है? इनकम स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 2 क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव इनकम विच स्टार्ट्स विद द नेट इनकम। फिर इसमें OCI वगैरह डालते हैं, टैक्स का इफेक्ट डालते हैं और हमें टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम मिल जाता है।
अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़, बोथ ऑप्शंस रिपोर्ट दी सेम इन्फॉर्मेशन, दोनों में सेम ही चीज़ है। बस आप ये देखो कि एक बार क्या है कि पहले वाले ऑप्शन में दोनों को एक ही कागज़ पे दिखा रहे हैं, दूसरे वाले ऑप्शन पे दोनों को दो अलग कागज़ पे दिखा रहे हैं, लेकिन दिखा सेम ही चीज़ रहे हैं। और क्या है कि ऑप्शन 2 में अगर हम ऑप्शन 2 कर रहे हैं तो क्या होता है ना कि जो सेकेंड स्टेटमेंट मस्ट ऑलवेज स्टार्ट विद नेट इनकम, मतलब कि स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम मस्ट ऑलवेज बिगिन विद दी नेट इनकम। ये बात हमें ध्यान रखनी है। नाउ OCI में क्या क्या चीज़ें आती हैं, पूरा लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है, एंड स्टूडेंट्स मस्ट रिमेंबर दीज। हम किसको कैसे याद करेंगे, नेक्स्ट पेज पे इसका एक बहुत अच्छा सा निमोनिक दिया हुआ है। अभी यहाँ पे बस देख लेते हैं, एक बार ऊपर से समझ लेते हैं ओवरव्यू से कि क्या क्या चीज़ें हैं जो OCI में आता है। तो पहले आ गया फॉरेन करेंसी आइटम्स। फॉरेन करेंसी आइटम्स में क्या क्या रहेगा, फॉरेन करेंसी का ट्रांसलेशन रिलेटेड, फिर कोई भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स रिलेटेड हेजिंग है, फिर लॉन्ग टर्म इंट्रा इक्विटी FX ट्रांजैक्शंस, ये हो गया, ये सब आता है फॉरेन करेंसी आइटम में। फिर हेजिंग आइटम्स में क्या क्या आता है, कैश फ्लो हेजेस हो गया, और क्या हो गया, डेरिवेटिव्स हो गए, ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर तीसरी आती है इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज़। इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज़ में क्या आता है, अनरियलाइज्ड गेन्स एंड लॉसेज ऑन AFS अवेलेबल फॉर सेल सिक्योरिटीज़, या ट्रांसफर फ्रॉम HTM टू AFS। तो ये सारी इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी से जो भी अनरियलाइज्ड गेन और लॉसेज आता है वो हम कहाँ डालते हैं, इसको हम डालते हैं अपने OCI में, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में। फिर आ गया हमारे पेंशन आइटम्स। पेंशन आइटम से रिलेटेड, पेंशन से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन होगा, गेन्स, लॉसेज, सर्विस कॉस्ट, ट्रांजेक्शन एडजस्टमेंट्स, ये सब कहाँ जाएगा, हमारे OCI में। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर कोई क्रेडिट रिस्क चेंजेस है जो कि फेयर वैल्यू ऑप्शन लाइबिलिटीज़ के वजह से जनरेट होता है, तो वो भी हमारे कहाँ जाएगा, OCI में। अच्छा, क्या इन सारी चीज़ों का डेफिनेशन जानना ज़रूरी है? नहीं, क्योंकि एग्जाम में ये हमें एकदम क्लियरली मेंशन रहेगा और हम उससे बहुत आराम से आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि OCI क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये टोटल 11 आइटम है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 चीज़ें हैं जो OCI में आती है। और इनको हम याद कैसे रखेंगे, एक हमारे नेक्स्ट पेज पे मेमोरी ट्रिक दी है। और एक चीज़ और, ऑल OCI आइटम्स आर रिपोर्टेड नेट ऑफ टैक्स, मतलब टैक्स को रिड्यूस करके तब हम सारे OCI आइटम्स को रिपोर्ट करते हैं। नाउ व्हाट इज़ द मास्टर मेमोरी ट्रिक फॉर OCI, कैसे याद करना है, कंपनीज फाइट यूजिंग डक्ट एंड PPC टूल। ये हमारा क्या है, ये हमारा निमोनिक है, ये हमारा निमोनिक है। तो निमोनिक में क्या है, फाइट, फॉरेन करेंसी और हेजिंग वाले में सारी चीज़ें आ जाएंगी। फिर डक्ट में आ गए डेरिवेटिव, सिक्योरिटीज़ एंड क्रेडिट का, और PPC में पेंशन वाले जो भी कॉम्पोनेंट्स है वो आ जाएंगे। तो इसको मैं याद करने का एक बहुत अच्छा तरीका आपको ये बताती हूँ, डोंट सेट एंड मग इट अप, बैठ के रट्टा नहीं मारो। जैसे क्या होता है ना कि कोई भी चीज़ अगर मुझे याद करनी होती थी अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं डेली सुबह 15 to 20 मिनट्स डेडिकेट करती थी जस्ट टू मेमोराइज थिंग्स, जैसे कि इसको याद करना ज़रूरी है OCI के क्या क्या कॉम्पोनेंट्स हैं। तो मैं क्या करती थी ना, मैं बस इसको सुबह खोलूँगी, एक बार इस PPT को खोलूँगी और मैं एक बार इसको गो थ्रू कर लूँगी, या तो मैं क्या करूँगी, इसको मैं एक पेपर पर लिख के अपने वॉल पर चिपका दूँगी, अपने रूम में चिपका दूँगी, सो दैट आते जाते मेरी नज़र उस पर पड़े, तो उससे क्या होगा, वो बहुत जल्दी याद हो जाएगा। तो इसको याद करने का ये ट्रिक है। ऑलरेडी निमोनिक यहाँ पे दिया हुआ है कि कंपनीज फाइट यूजिंग डक्ट एंड PPC टूल्स, ये ध्यान रखो, जिसमें फाइट, डक्ट और PPC से हमारा क्या आ जाएगा, OCI के कंपोनेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, मूविंग ऑन। ओके, टैक्स ट्रीटमेंट एंड बैलेंस शीट रूल्स। अच्छा, ये तो हमने अभी ऊपर पढ़ लिया कि जो भी OCI के आइटम्स होते हैं उनको नेट ऑफ टैक्स दिखाना पड़ता है। तो दो ऑप्शन है, ऑप्शन ए नेट ऑफ टैक्स, ईच OCI आइटम शोन आफ्टर टैक्स, मतलब हर एक OCI का जो भी लाइन आइटम होता है, जितने भी लाइन आइटम्स हो रहे हैं, पहले हमें उसमें से टैक्स डिडक्ट करके हम तब उसको फाइनल अमाउंट लिखेंगे। या फिर तो क्या कर सकते हैं हम कि सारे अमाउंट्स को बिफोर टैक्स अमाउंट जो है वो लिख देंगे और लास्ट में एक सिंगल टैक्स लाइन डाल देंगे, मतलब एक सिंगल टैक्स का अमाउंट डाल देंगे जो कि सारे नंबर्स में से, सारे लाइन आइटम्स में से टैक्स डिडक्ट कर देगा। तो ये एक सेकेंड ऑप्शन है। नाउ बैलेंस शीट ट्रीटमेंट, बैलेंस शीट का ट्रीटमेंट क्या है, AOCI इज शोन सेपरेटली इन द इक्विटी सेक्शन, अक्यूमुलेटेड और अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कहाँ दिखाता है, इन द इक्विटी सेक्शन, एंड इट इज नॉट मर्ज्ड विथ, किससे नहीं मर्ज होता, शेयर कैपिटल, एपिक और
रिटेन्ड अर्निंग्स, इन सब से ये नहीं मर्ज किया जाता है, इन सब के साथ इसको नहीं मिला के दिखाते हैं। नाउ एक इंपॉर्टेंट रूल, OCI आइटम्स आर नॉट इन द इनकम स्टेटमेंट, दे गो डायरेक्टली टू द इक्विटी। एक चीज़ क्या ध्यान रखनी कि जो OCI के आइटम्स है, पहली बात तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये वो आइटम्स होते हैं जो इनकम स्टेटमेंट को बाईपास करके आते हैं, मतलब जो चीज़ें इनकम स्टेटमेंट में नहीं आती हैं, जो डायरेक्टली इक्विटी में रिपोर्ट करनी होती है, वो एज अ OCI रिपोर्टेड होती है। नाउ एक इम्पॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन, OCI कैन नॉट बी शोन ओनली इन द इक्विटी स्टेटमेंट, इट मस्ट बी शोन इन द स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। मतलब कि हम लोग इक्विटी स्टेटमेंट में ऐसे जाके OCI नहीं दिखा सकते, हमें कहाँ दिखाना है, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में अपनी सारी अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में दिखाना है ना। एक स्पेशल केस, मान लो कभी क्या होता है किसी कंपनी के पास 0 OCI आइटम्स है, मतलब जो ऊपर हमने पढ़ा था कंपनीज फाइट यूजिंग डक्ट एंड PPC, ये जो पढ़ा ना, मान लो फाइट डक्ट PPC में इसमें से कोई भी लाइन आइटम हमारे ऑर्गेनाइजेशन में प्रेजेंट ही नहीं है, तो हमारी OCI नहीं होगी। तो उस केस में क्या होगा, देयर इज नो नीड टू प्रिपेयर एन OCI स्टेटमेंट, दैट मीन्स अ कंपनी में हैव 0 OCI आइटम्स स्टिल अंडरस्टैंड द क्लासिफिकेशन। मतलब वही कह रहा है कि भले ही 0 OCI आइटम्स हो, हमें OCI स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। बट क्या इसका मतलब ये है कि 0 OCI आइटम्स है तो हमें क्लासिफिकेशन नहीं समझना चाहिए? नहीं, बट स्टिल हमें क्लासिफिकेशन समझ के रखना चाहिए कि अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में क्या क्या चीज़ें आती हैं। नाउ नेट इनकम गोज टू रिटेन्ड अर्निंग्स, नेट इनकम कहाँ जाता है, रिटेन्ड अर्निंग में क्लोज होता है। OCI कहाँ जाता है, अक्यूमुलेटेड OCI में जाता है। और ये दोनों कहाँ जाते हैं, ये दोनों जाते हैं इक्विटी सेक्शन ऑफ द बैलेंस शीट। नेट इनकम शोज परफॉर्मेंस, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम शोज टोटल चेंजेस इन इक्विटी एक्सक्लूडिंग द ओनर्स। सो नेट इनकम से क्या पता चलता है, कंपनी की परफॉर्मेंस, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम से पता चलता है टोटल चेंज इन इक्विटी एक्सक्लूडिंग द ओनर्स मनी, नॉट द ओनर्स मनी, द एक्टिविटी डन बाय द ओनर्स। अब यहाँ पे एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है, तो कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में क्या क्या आता है, पहली चीज़ आती है नेट इनकम, दूसरी चीज़ आती है हमारी OCI। नेट इनकम क्या है, प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम दी ऑर्डिनरी ऑपरेशंस, गेन्स एंड लॉसेज नॉट रिपोर्टेड इन दी इनकम स्टेटमेंट, गेन्स और लॉसेज जो इनकम स्टेटमेंट में नहीं रिपोर्ट किया जाता। तो नेट इनकम कहाँ फ्लो करता है, फ्लोज टू रिटेन्ड अर्निंग्स इन द इक्विटी सेक्शन, एंड OCI फ्लोज टू AOCI ऑफ द इक्विटी सेक्शन। सो इससे हमें क्या पता चलता है, टोटल चेंज इन इक्विटी एक्सक्लूडिंग दी ओनर ट्रांजैक्शंस। ना ओनर ट्रांजैक्शंस अगेन क्या होता है, जो ओनर ने पैसा डाला या ओनर को जो डिविडेंड दिया गया। Now this chapter is over. I know it's a small chapter, very easy to understand. अब हम समझते हैं कि ये एग्जाम में कैसे टेस्ट किया जा सकता है। तो OCI वर्सेस नेट इनकम के बारे में बीच में डिफरेंसेस, कौन सी चीज़ OCI में जाएगी, कौन सी चीज़ नेट इनकम में रिपोर्ट होनी चाहिए, वो एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का कंप्यूटेशन पूछा जा सकता है। देन अक्यूमुलेटेड OCI का मूवमेंट पूछा जा सकता है कि अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम AOCI कैसे बनती है और AOCI सॉरी इक्विटी में कैसे रिपोर्ट होती है। फिर प्रेजेंटेशन हम कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं OCI को, दो तरह से, या तो हम इनकम स्टेटमेंट के साथ में प्रेजेंट कर दें या तो दोनों को हम सेपरेटली प्रेजेंट कर दें। Now, theory definitions. Be ready to define the comprehensive income, OCI and AOCI precisely. आपको कहीं भी टाइप नहीं करना है, बट क्या होता है ना कि ऑप्शंस दिए रहेंगे और ऑप्शंस बहुत ही ज़्यादा कभी कभी कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, तो इसीलिए वो समझ के रखना है कि कब कौन सी चीज़ OCI है, कब कौन सी चीज़ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है, कब कौन सी चीज़ AOCI है। तो इन तीनों के बीच में ना बहुत आराम से डिफरेंस हमें समझ के रखना है। कॉम्प्रिहेंसिव इनकम क्या होता है, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में आता है OCI प्लस नेट इनकम। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में क्या आता है, जो मैंने बात की ऊपर, कंपनीज फाइट यूजिंग डक्ट एंड PPC, वो चीज़ आती है। और AOCI क्या है, AOCI क्या है, अक्यूमुलेटेड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, जो पिछले काफ़ी सालों से अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इकट्ठा होती जा रही है, कलेक्ट होती जा रही है, एकत्रित होती जा रही है, वो क्या बन जाती है, AOCI। तो ये सारी बेसिक से डेफिनेशंस आपको एकदम समझ के रखनी है। फिर लास्टली दिया हुआ है कि एग्जामिनर का ट्विस्ट क्या है, मतलब एग्जामिनर आपको कैसे एग्जाम में कंफ्यूज कर सकता है OCI और नेट का इनकम के बीच में। देन
क्या कर सकता है एग्जामिनर, OCI के आइटम्स को इनकम स्टेटमेंट में डाल सकता है, बोल सकता है सही है या गलत बताओ। फिर इग्नोरिंग दैट OCI गोज डायरेक्टली टू द इक्विटी, ये बात ध्यान रखनी है। फिर मिसिंग द नेट ऑफ टैक्स ट्रीटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में सब चीज़ नेट ऑफ टैक्स होनी चाहिए। देन फॉरगेटिंग दैट AOCI इज अ परमानेंट अकाउंट, इट नेवर गेट्स क्लोज, एंड कन्फ्यूजिंग OCI एज फ्लो एंड AOCI एज अ स्टॉक। OCI एज अ फ्लो मतलब कि दिस इज फॉर अ पर्टिकुलर ड्यूरेशन, एंड अक्यूमुलेटेड OCI एज अ स्टॉक मतलब कि ये एक तरह का परमानेंट अकाउंट हमेशा जो बैलेंस शीट में प्रेजेंट रहता है। अच्छा, कॉमन स्टूडेंट्स मिस्टेक्स क्या है कि थिंकिंग ऑल गेन्स एंड लॉसेस गो टू द इनकम स्टेटमेंट, नो, वाई, बिकॉज सम ऑफ द ट्रांजैक्शंस दे आर रिपोर्टेड एज द OCI। देन एक चीज़ ध्यान रखनी है कि OCI बाईपासेस नेट इनकम, OCI नेट इनकम में, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम नेट इनकम में, इनकम स्टेटमेंट में दैट मीन्स नहीं रिपोर्ट की जाती है। देन नॉट अंडरस्टैंडिंग अक्यूमुलेशन इन OCI, मतलब अक्यूमुलेटेड OCI क्या है, एकत्रित किया हुआ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम पिछले कई सालों का, ये चीज़ ध्यान कर रखनी है। देन मिक्सिंग ओनर ट्रांजैक्शंस विद दी OCI, ओनर ने पैसा डाला बिजनेस में, किसी ने 1000 शेयर्स खरीदे मेरे कंपनी के, तो मेरे कंपनी को पैसा आया, तो क्या ये OCI में जाएगा? नहीं, ये वहाँ नहीं जाएगा। देन इग्नोरिंग प्रेजेंटेशन रूल्स, प्रेजेंटेशन रूल्स यानी कि कैसे हमें स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को दिखाना है, वो हमें सही से समझ के रखना है। अगर हम साथ में प्रेजेंट करें या अलग प्रेजेंट करें तो वो भी समझ के रखना है। और ये कुछ कीवर्ड्स हैं जिनको हमें अच्छे से समझ के रखना है और जिनको हम ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुके हैं ऊपर। ओके, स्टूडेंट का कंफ्यूजन क्या होता है, इफ़ इट अफेक्ट्स इक्विटी वाई इट इज़ नॉट इन इनकम। तो एग्जाम में क्या अपने आप से क्वेश्चन पूछना है, इज़ दिस अ पार्ट ऑफ नॉर्मल परफॉर्मेंस, मतलब क्या ये डे टू डे एक्टिविटी से रिलेटेड है? हाँ तो वो इनकम स्टेटमेंट में जाएगा, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो OCI में जाएगा। अच्छा, किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, MCQs आ सकते हैं, क्लासीफाई आइटम्स एज OCI और नेट इनकम। फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं जिसमें कि हमें कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कैलकुलेट करने को बोल सकते हैं, वो भी अगेन MCQs या तो जो अपना होता है सिनारियो बेस्ड क्वेश्चंस उसमें आ सकता है। फिर थ्योरी क्वेश्चंस में डिफाइन की टर्म्स, मतलब एग्जैक्टली आपको कहीं लिखना तो नहीं है, बट ये हो सकता है कि आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए रहे और ऑप्शंस काफ़ी क्लोजली इंटर रिलेटेड हो सकते हैं, मतलब ऐसा लग सकता है कि हाँ A भी सही है B भी सही है। तो अगर आपको एकदम क्लियरली कॉन्सेप्ट पता है, एकदम क्लियरली थ्योरी पता है, तो आप आराम से आंसर पता लगा पाओगे। देन प्रेजेंटेशन फॉर्मेट क्वेश्चंस, मतलब कभी 1 स्टेटमेंट और 2 स्टेटमेंट वाली चीज़ों के ऊपर, जैसे कि पता होना चाहिए कि अगर 2 स्टेटमेंट बन रहा है, स्टेटमेंट ऑफ इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम अलग अलग बन रहा है, तो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का पहला लाइन आइटम हमेशा नेट इनकम होगा, ये चीज़ याद रखनी है। देन कंसेप्चुअल ट्रिकी क्वेश्चंस, स्पॉट कॉमन ट्रैप्स, मतलब जो कॉमन ट्रैप्स यहाँ पे एग्जामिनेशन में एग्जामिनर ट्विस्ट डालेगा ना, इसको हमें बहुत क्लियरली समझ के रखना है, क्योंकि यहीं पे एग्जामिनर हमें ट्विस्ट करने का, कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। तो ये रहा हमारा स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। आई होप आपको ये चैप्टर एकदम अच्छे से क्लियर हो गया हो। कहीं भी डाउट है, कुछ भी क्वेश्चन है, तो आप बिना किसी भी हेजिटेशन के प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स ड्रॉप करना, या रीच आउट टू मी, आई विल हेल्प यू रियली, आई हेल्प आउट यू गाइज इन अंडरस्टैंडिंग इट। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।